Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, as you know that we have started chapter 7, Lifeline of the National Economy, and in this chapter we have reached up to the topic railways. Half topic has been described in the earlier video, and now I am going to tell you about the other aspect of this railways. The distribution pattern of the railway network in the country has been largely influenced by physiographic, economic and administrative factors. किसी भी देश के अंदर रेलवे का वितरण पैटर्न जो होता है यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस स्टेट में कितना रेलवे का एक्सपेंशन किया जाएगा वो उसकी ज़मीन की बनावट फिजियोग्राफिक मीन्स भूगोलिक स्थिति, इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति यानी उसके पास इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उसकी और वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स कितने होते हैं उस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर रेलवे का एक्सपेंशन कितना होगा। द नॉर्दर्न प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड, क्योंकि जैसा कि आपको पता है उत्तरी मैदानी इलाकों में भारत के बहुत ज़्यादा जो है लैंड फ्लैट है यानी प्लेन लैंड है, हाई पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है और इसके अलावा रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज भी हैं जिसकी वजह से ये एक मोस्ट फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं किसके लिए, रेलवे की ग्रोथ के लिए, यानी रेलवे को फ़ायदा होता है इससे। However, a large number of rivers requiring construction of bridges across their wide beds pose some obstacles. हालांकि ये भी बात है कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जिनके ऊपर जो है पुल बनाए गए हैं और उसकी वजह से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम भी आती है रेलवे के एक्सपेंशन में। इन द हिली टेरेन ऑफ द पेनिनसुलर रीजन, हमारे पेनिनसुलर रीजन यानी पठारी इलाकों में ऊंची पहाड़ियों की वजह से रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, बिछाए जाने थोड़ी मुश्किल होती है इसलिए इसे लो हिल्स में बिछाया जाता है या फिर जो हिल्स के बीच में जो गैप होता है या फिर टनल्स यानी गुफाओं के अंदर ये रेलवे ट्रैक बिछाए जाते हैं। द हिमालय माउंटेनियस रीजन टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स ड्यू टू द हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। और हिमालय का जो एरिया है वो भी अनफेवरेबल है रेलवे के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं और यहाँ जनसंख्या कम रहती है और इसके अलावा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो बहुत कम होती हैं। तो ऐसे में यहाँ लोग कमाते हैं या फिर रहते हैं और मुश्किल वाला जो समय है यानी यहाँ पर रहना बहुत कठिनाई भरा होता है। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन और ये सारे फैक्टर्स जो हैं ऑब्स्टेकल्स हैं रेलवे की कंस्ट्रक्शन में। लाइकवाइज इट वॉज डिफ़िकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स ऑन द सैंडी प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, इसी प्रकार से पश्चिमी राजस्थान के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है, बहुत ज़्यादा सैंड है और उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। स्वैम्प ऑफ गुजरात, गुजरात के जो दलदली इलाके हैं वहाँ भी रेलवे ट्रैक बिछाना मुश्किल होता है। फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड झारखंड, यहाँ पर आप देख पाएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा और झारखंड में जो गहरे जंगल हैं उनकी वजह से भी रेलवे ट्रैक बिछाना मुश्किल हो जाता है। यानी किन किन स्टेट्स में किन किन प्रॉब्लम की वजह से रेलवे का एक्सपेंशन नहीं हो पाता या बहुत कम होता है। द कॉन्टिजियस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप्स एंड पासेज, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है जिसका दूसरा नाम सह्याद्री है उसके बीच यानी ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड में अगर हमें जाना हो, क्रॉस करना हो तो इन घाट्स को क्रॉस करने के लिए बीच में कुछ गैप होते हैं, पासेज होते हैं, यानी इन रॉक्स को पास करने के लिए हमें कुछ गैप्स और पासेज का सहारा लेना पड़ता है जिन्हें घाट्स कहा जाता है। इन रिसेंट टाइम्स, आजकल द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे का जो जितना ज़्यादा विकास हो चुका है वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ, इसकी वजह से लोगों को सुविधाएं मिली हैं, हैज़ फैसिलिटेटेड द इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य आर्थिक क्षेत्र हैं उनके साथ जुड़ने का, गुड्स और पैसेंजर्स को लाने ले जाने के लिए इस कोंकण रेलवे ने बहुत ज़्यादा मदद की है, इसकी डेवलपमेंट ने बहुत ज़्यादा मदद की है। और इसके अलावा इट हैज़ ऑल्सो फेस्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, हालांकि इसे भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो समस्याएं क्या हैं, जैसे कि सिंकिंग ऑफ ट्रैक ऑन सम स्ट्रेच, कई जगह क्या होता है रेल की पटरियाँ नीचे धंस जाती हैं, एंड लैंडस्लाइड्स, क्योंकि उस जगह पर लैंडस्लाइड्स होते हैं यानी ज़मीन खिसक जाती है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पर स्टेंजा में देख पाएंगे
Today, the railway have become more important in our national economy than all other means of transport put together. अगर हम सभी ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सभी में रेलवे का एक्सपेंशन या रेलवे की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये सबको जोड़ रही है. However, रेल ट्रांसपोर्ट सफ़र्स फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स एज वेल. हालांकि खुद को इस रेलवे डिपार्टमेंट को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. क्या ऐसी समस्याएं हैं जो कि इनको फेस करनी पड़ रही है? ये एक बेटा मेजर क्वेश्चन बनेगा आपका. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय इंडियन रेलवे. तो यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है बेटा. मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर ऐसे होते हैं जो विदाउट टिकट ट्रैवलिंग करते हैं. ये एक मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है. थेफ्ट्स, चोरी डकैती वगैरह भी कई बार सुनने में आती हैं कि ट्रेन्स के अंदर इस टाइप की एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो जाती हैं. एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट येट स्टॉप्ड कम्प्लीटली. और कोई भी मूवमेंट होता है या वॉयलेंट मूवमेंट जो भारत देश में चलते रहते हैं, कई बार स्ट्राइक्स होती हैं, तो ऐसे में लोग अपनी जो है डिमांड्स को कंप्लीट करवाने के लिए, सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए रेलवे ट्रैक रोक कर बैठ जाते हैं या फिर उसमें उसको जला देते हैं या फिर उसमें उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं. तो ये काम भी अभी तक पूरी तरह से रुका नहीं है. पीपल स्टॉप द ट्रेन्स. लोग ट्रेनों को रोक लेते हैं. पुल द चेन अननेसेसरली. और जो ट्रेन की चेन होती है बिना आवश्यकता के, बिना ज़रूरत के उसको भी खींच लेते हैं और उसको रोकने के लिए मजबूर कर देते हैं. एंड दिस कोजेज हैवी डैमेज टू द रेलवे. और इसकी वजह से रेलवे का बहुत भारी नुकसान होता है. थिंक ओवर इट. आइए हम इसको सोचें कि इसका कितना बुरा असर हमारे देश की इकोनॉमी पर पड़ता है. हाउ वी कैन हेल्प आवर रेलवे इन रनिंग एज पर द स्केड्यूल टाइम. कैसे हम रेलवे की मदद कर सकते हैं कि वो अपने एक सुनिश्चित समय पर अपना काम अच्छे ढंग से कर सके. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें ये आपकी जो बताई गई हैं प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखना है और इसके साथ साथ हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से रेलवे को नुकसान झेलना पड़े. तो नेक्स्ट है पाइपलाइंस, जो कि एक मॉडर्न कंसेप्ट है. पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ए न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया. भारत के यातायात के साधनों का जो एक मानचित्र है उस पर पाइपलाइन से एक नई चीज़ आई है. इन द पास्ट these were used to transport water to cities and industries. पास्ट में यानी अतीत में हम क्या करते थे, पाइप्स का यूज इंडस्ट्रियल सेक्टर या सिटीज़ में वाटर सप्लाई के लिए किया करते थे, जो कि आजकल चेंज हो चुका है. नाउ दीज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल. आजकल हम इसका इस्तेमाल कच्चे तेल की सप्लाई के लिए, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स की सप्लाई के लिए या नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए करते रहते हैं. और इन चीज़ों की सप्लाई रिफाइनरीज को करनी हो या फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज को करनी हो या फिर बिग थर्मल पावर प्लांट्स को करनी हो, तो उस सब में भी पाइप लाइन्स का यूज किया जाता है. सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी. और सॉलिड का भी हम इससे ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं. पाइपलाइंस की हेल्प से उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भेज सकते हैं. कैसे? उसे मेल्ट करके, उसे पिघलाकर स्लरी फॉर्म में उसका लिक्विड जो है वो पाइपलाइंस के थ्रू सेंड किया जा सकता है. द फार इनलैंड लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज लाइक ब्रोनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस. अब देखिए, ऑयल फील्ड्स सी ऑफ प्लेसेस पर सिचुएटेड होते हैं मोस्टली, और रिफाइनरीज बहुत दूर होती हैं उनसे. तो ऐसी रिफाइनरीज को इन ऑयल फील्ड्स से जोड़ने के लिए काफ़ी हद तक ये पाइपलाइन से हमें हेल्प करते हैं. ये जो हमारी रिफाइनरीज हैं, ब्रोनी, मथुरा, पानीपत और गैस फर्टिलाइजर्स जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे देश के अंदरूनी हिस्सों में होते हैं. ऐसे में उनके साथ कनेक्शन सेट करना और मटेरियल को सेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसे पाइपलाइंस के थ्रू काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, वो अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस बताया गया है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल. कि पाइपलाइंस शुरुआत में जब हम बिछाते हैं तो इसका खर्चा बहुत आता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हमारे लिए साबित होते हैं. लेकिन बाद में जैसे लगातार जब ये अपनी सप्लाई देते हैं तो उस बेसिस पर इसका जो एक्सपेंस है हमें कम दिखाई देता है. क्यों? क्योंकि जो टाइम टू टाइम रेंट जो है बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन पाइपलाइंस का रेंट तो सेम प्रोसेस में चल रहा है. दूसरी बात ये भी है कि इसको ये जो है शिप की जो या फिर जो एक्सीडेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे इसको ये
फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ट्रैफिक में दूसरे अदर मोड्स ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं, वो डिले कर सकते हैं सप्लाई का ट्रैफिक जैम की सिचुएशन की वजह से, जबकि पाइपलाइंस की हेल्प से हम टाइमली अपनी डिलीवरी दे पाते हैं और इस टाइप की प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती हैं और लगातार कई सालों तक हम पाइपलाइंस के थ्रू अपनी सप्लाई दे सकते हैं। तो लॉन्ग ड्यूरेशन में ये हमारे लिए मिनिमल एक्सपेंसिव रहता है। देयर आर 3 इम्पोर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। हमारे देश के अंदर 3 ऐसी पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के मोड बनाए गए हैं जो कि बहुत वैल्यूएबल हैं और बहुत ही यूजफुल है हमारे देश के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में अपने हेल्प दे रहे हैं। ये हैं फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर आसाम टू कानपुर, यानी आसाम के ऊपरी भागों से कानपुर के उत्तर प्रदेश को कनेक्ट किया गया, जिसके बीच में कई शहर हैं, गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद, इनको भी पाइपलाइंस के थ्रू कनेक्ट करके यहाँ पर जो रिफाइनरीज हैं या फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री हैं या अदर इंडस्ट्री जिनको इनकी रिक्वायरमेंट रहती है उसके साथ कनेक्ट किया गया है। और इसके अलावा इसकी कुछ ब्रांचेज भी हैं जो कि बरौनी से लेकर हल्दिया तक को कनेक्ट करती हैं और उसके बीच में आते हैं राजबंद से मोरीग्राम और गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक की इसकी ब्रांचेज बनाई गई हैं जो कि इन सिटीज़ को भी ये रिसोर्स अवेलेबल कराती हैं और इस टाइप से इंडस्ट्रीज़ को रन करने में अपनी हेल्प करती हैं। फिर आप नेक्स्ट पेज पर देखेंगे बेटा, पेज नंबर 87 पर, फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब वाया विरामगांव, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। दूसरी पाइपलाइन हमारी बिछाई गई है गुजरात के सलाया प्लेस से पंजाब के जालंधर तक और इसके बीच में जो लोकेशन होंगी जिनको हम पाइपलाइंस के थ्रू हेल्प देंगे या फिर अपना मटेरियल सप्लाई करते हैं वो हैं विरामगांव, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत। इसकी भी कुछ ब्रांचेज हैं जो कि गुजरात के कोयाली वडोदरा के पास में है बेटा, कोयाली उसको चक्षु प्लेस से और दूसरे प्लेसेस से कनेक्ट करती हैं। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पाइपलाइन कनेक्शन है बेटा हमारे देश का वो है गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात। गुजरात में हजीरा एक गैस पाइपलाइन बनाई गई है जो कि कनेक्ट कर रही है उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर को और इसके बीच में आता है मध्य प्रदेश का विजयपुर, जिसके बीच में कनेक्शन सेट करता है दोनों के बीच में। इट हैज़ ब्रांचेज टू कोटा इन राजस्थान, और इसकी ब्रांचेज जो है राजस्थान में कोटा, शाहजहांपुर, बबराला और उत्तर प्रदेश के दूसरे प्लेसेस पर बनाई गई हैं ताकि वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा सके जिसको इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये तो थी बेटा आपकी पाइपलाइंस की कहाँ कहाँ लोकेशन है और इसके साथ साथ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप पढ़ेंगे वाटरवेज। सिंस टाइम इमोरियल, पुराने समय से ही इंडिया वॉज वन ऑफ द सी फारिंग कंट्रीज, समुद्र पार हमारा व्यापार भारत का फैला हुआ था। इट्स सीमैन सेल्ड फार एंड नियर, हमारे देश के जो मछुआरे थे या फिर हम ये कह सकते हैं सेलर्स थे, वो दूर और पास की यात्रा किया करते थे। थस कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर, इसी की वजह से हमारे देश का जो कल्चर है और कॉमर्स यानी व्यापार है वो दूसरे देशों में फैल पाया। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसा कि सबको पता है कि जो जल यातायात के साधन हैं वो सबसे सस्ते संसाधन माने जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बल्की एंड हैवी गुड्स, दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। इट इज़ ए फ्यूल एफिशिएंट, ये ईंधन बचाने में भी मददगार हैं और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखने में भी हमारी हेल्प करते हैं। India has inland navigation waterways of 14,500 किलोमीटर इन, भारत का जो जल यातायात कुल क्षेत्र में फैला हुआ है वो है 14,500 किलोमीटर एरिया के अंदर वाटरवेज इनलैंड वाटरवेज फैसिलिटीज डेवलप की गई हैं और टोटल ये है 14,500 किलोमीटर। और इसमें से भी जो मैकेनाइज्ड वेसल जिस पर चलते हैं यानी मशीनों से चलने वाले शिप और बोट टोटल कितने एरिया में है 5,685 किलोमीटर एरिया में मैकेनाइज्ड वेसल्स यहाँ पर रन किए जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स की ट्रैवलिंग के लिए। द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट, और नीचे जो ये वाटरवेज नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 ये हमारे देश के राष्ट्रीय जल यातायात के संसाधन कहलाते हैं। तो अभी आप इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि जैसे ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटरवेज एंड how many type of waterways are used or the describe national waterways by the government, then you have to describe these points also. So let's start the first
waterways, the Ganga river based बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, हल्दिया वेस्ट बंगाल में, इन दोनों के बीच में गंगा नदी के ऊपर जो वाटरवेज यूज किया जा रहा है उसकी लेंथ है बेटा 1620 किलोमीटर और ये कहलाता है नेशनल वाटरवेज नंबर 1। दूसरा है ब्रह्मपुत्रा रिवर पर बनाया गया है जो कि आसाम के सादिया प्लेस से लेकर आसाम में ही दूसरा एक प्लेस है धुबरी, इन दोनों के बीच में वाटरवे जो ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर यूज किया जा रहा है उसकी लेंथ है 8091 किलोमीटर और ये नेशनल वाटरवेज नंबर 2 कहलाता है। फिर तीसरा है केरल के अंदर वेस्ट कोस्ट कनाल, केरल के अंदर इसको बनाया गया है जिसके अंदर कई जो है प्लेसेस कनेक्ट किए गए हैं, कोटापुरम, कोल्लम, उदगमंडलम और चंपककारा कनाल। कनाल मीन्स आर्टिफिशियल लेक विच इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो ये जो इन प्लेसेस को कनेक्ट करके इस कनाल का जो यूज किया जा रहा है ये कितने किलोमीटर में है, 205 किलोमीटर में है और ये हमारा है नेशनल वाटरवेज नंबर 3। फिर इसके बाद है फोर्थ, स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर अलोंग विद काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कनाल्स है। गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपर और इसके साथ साथ काकीनाडा पुडुचेरी के साथ जोड़ने वाली जो कनाल है वो है हमारी कितने एरिया में, 1078 किलोमीटर में ये इस वाटरवेज का यूज किया जा रहा है और इसका नंबर है नेशनल वाटरवेज नंबर 4। फिर इसके बाद नेक्स्ट है स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज ऑफ रिवर ब्रह्माणी अलोंग विद माताई रिवर डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्रह्माणी रिवर्स एंड ईस्ट कोस्ट कनाल 588 किलोमीटर। तो ये ओडिशा के अंदर ब्रह्माणी रिवर माताई रिवर के बीच में बनाया हुआ चैनल है यानी वाटरवे है और जिसको हम जो है जिसकी लेंथ है हमारे सामने 588 किलोमीटर जिसको हम कहते हैं नेशनल वाटरवेज नंबर 5। तो इन 5 को आपको डिस्क्राइब करना होगा और इसके बाद वो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 5 ही हैं, इसके अलावा भी हमारे यहाँ पर वाटरवेज हैं जिनके बारे में थोड़ी सी डिटेल यहाँ दी गई है। There are some other inland waterways on which substantial transportation take place। हमारे भारत में और भी अंदरूनी ये जल यातायात के जो है ये सोर्सेज हैं जिन पर पर्याप्त मात्रा में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जाती है या ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको यूज किया जाता है और वो कहाँ पे हैं, कौन सी नदियाँ हैं जिनके ऊपर हम वाटरवेज के रूप में जिन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। दीज आर मांडवी, जुआरी, कुंभरजा, सुंदरबंस, बराक, बैक वाटर ऑफ केरला एंड टाइडल स्ट्रेचेज ऑफ सम अदर रिवर्स और दूसरी नदियों के ज्वार भाटीय क्षेत्र जहाँ पर इस वाटरवेज को डेवलप किया गया है ताकि इनलैंड जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स और सर्विसेज की या पैसेंजर्स की ट्रैवलिंग है उसे ईजी किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दीज इंडियाज ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज इज कैरिड फ्रॉम द पोर्ट्स लोकेटेड अलोंग द कोस्ट और इसके अलावा भारत का जो व्यापार है विदेशी देशों के साथ या दूसरे देशों के साथ तो उसको भी कंडक्ट किया जा रहा है पोर्ट्स की हेल्प से और ये पोर्ट्स जो हैं डेवलप किए गए हैं इंडिया के ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में और हमारा इंडिया का 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड जो है हमारे देश का वो से पोर्ट की हेल्प से या समुद्रों के थ्रू ही हो रहा है जिसका वैल्यू के बेसिस पर अगर हम लगाएं कैलकुलेशन तो 68% हमारे टोटल ट्रेड का वैल्यू इससे ही हम ले पा रहे हैं यानी सी फार कंट्रीज से हम अपना ट्रेड कंडक्ट कर पा रहे हैं। इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इस यहाँ तक आपने लेसन को पढ़ना है और इसके साथ साथ कुछ मेजर सी पोर्ट्स के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि हमारे देश में जो बेटा 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 के नियर अबाउट स्मॉल पोर्ट्स हैं जिनकी हेल्प से 95% इंडिया का फॉरेन ट्रेड कंडक्ट किया जा रहा है जिससे फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसी है हम गेन कर पाते हैं। भारत के अंदर कांडला पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट पोर्ट जो डेवलप किया गया था और जो कि टाइडल पोर्ट है और पाकिस्तान में कराची पोर्ट के जाने की वजह से हमें कांडला पोर्ट को डेवलप करना पड़ा ताकि मुंबई पोर्ट के वर्कलोड को हम कम कर सकें और यहाँ से स्पेशली कुछ स्टेट्स को फ़ायदा मिलता है जो कि अपनी ग्रेनरी या इंडस्ट्रियल बेल्ट के रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करवाने के लिए कांडला पोर्ट का यूज करते हैं। उनमें नाम हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। तो इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कीजिएगा कि कांडला पोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है
और दूसरा है आपका मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट विद ए स्पेसिस नेचर एंड वेल शेटर्ड हार्बर। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जहाँ पर जो कि प्राकृतिक रूप से बना है और बहुत ज़्यादा अच्छे से विकसित है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को इसके साथ बनाया गया है, मुंबई के अंदर ही दूसरा पोर्ट बनाया गया है जो कि इसकी वर्कलोड को कम करने के लिए बनाया गया। डीकंजेस्ट मतलब इसकी जो भीड़ इकट्ठी हो जाती थी मुंबई पोर्ट पर उसको हल्का करने के लिए या उसके काम को बांटने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को डेवलप किया गया है। सर्व एज ए हब पोर्ट फॉर दिस रीजन, ये इस रीजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है मुंबई पोर्ट। और मारमगांव पोर्ट जो गोवा का है बेटा, वहाँ से 50% जो है आयरन और एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया का। न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है वो कर्नाटका में है बेटा, और ये कुद्रेमुख माइंस जो कर्नाटका में है, जहाँ से आयरन और ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जाता है, उसका 100% आयरन जो ओर है जो है उसे एक्सपोर्ट करने के लिए काम लिया जाता है। यानी न्यू मैंगलोर पोर्ट की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। 100% आयरन और एक्सपोर्टिंग यूनिट है ये इंडिया की। इसके अलावा कोच्चि जो है साउथ वेस्टर्न पार्ट में केरल के अंदर एक लेगून के ऊपर एक पोर्ट बनाया गया है कोच्चि, जो कि एक नेचुरल हार्बर है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, हम ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलते हैं लेकिन नीचे की तरफ से ही चलेंगे। साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ तमिलनाडु, यानी हमारी तमिलनाडु के साउथ ईस्टर्न पोर्ट में तूतीकोण पोर्ट है, आप मैप में भी देख सकते हैं। और ये एक नेचुरल हार्बर है, रिच हिंटरलैंड है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ एक ऐसा एरिया और प्राकृतिक हमारा देश का बंदरगाह है। इट हैज़ ए फ्लोरिशिंग ट्रेड हैंडलिंग ऑफ ए लार्ज वैरायटी ऑफ कार्गो। यहाँ भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज हमारे कार्गो शिप्स को दी गई हैं ताकि हम नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ और ट्रेड कंडक्ट कर पाएँ, स्पेशली श्रीलंका और मालदीव्स के साथ, और कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया और भारत के तटीय इलाकों के साथ हम जुड़ पाएँ और दूसरे देशों को अपना जो मटेरियल है वो सप्लाई कर पाएँ। चेन्नई जो है सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है हमारी कंट्री का। आर्टिफिशियल समझते हैं, मैन मेड पोर्ट है और सबसे पुराना है, इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा। इट इज़ रैंक्ड नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, व्यापार की दृष्टि से और कार्गो शिप की दृष्टि से, अगर व्यू पॉइंट ऑफ से मुंबई के बाद जो दूसरा नंबर का पोर्ट है वो है तूतीकोण पोर्ट। फिर इसके बाद विशाखापट्टनम पोर्ट की इम्पोर्टेंस आती है। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है हमारे इंडिया का सबसे डीपेस्ट लैंड लॉक्ड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है, यानी सबसे गहरा ज़मीन से घिरा हुआ और अच्छे ढंग से सुरक्षित बंदरगाह है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस पोर्ट वाज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट। ये इस पोर्ट्स के थ्रू भी हम ज़्यादातर अपना आयरन ओर ही एक्सपोर्ट करते हैं। पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है वो स्पेशली आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। और इसके अलावा कोलकाता पोर्ट जो कि एक फेमस पोर्ट है, ये एक इनलैंड रिवर राइन पोर्ट है। इसकी खासियत क्या है, ये नदी पर बना हुआ एक इनलैंड रिवर राइन पोर्ट है, इसको भी आप अंडरलाइन कीजिएगा, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस पोर्ट सर्व्स अ वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। और ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के ऊपर और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा पोर्ट है। और इसका वर्कफोर्स कम करने के लिए या फिर इस पर वर्कलोड ज़्यादा था या जो प्रेशर था उसको कम करने के लिए यहाँ पर जो है हुगली नदी के किनारे पर ही इसको बनाया गया है। इसके पास में ही हल्दिया पोर्ट डेवलप किया गया है जो कि सब्सिडारी पोर्ट के रूप में काम करता है, यानी कोलकाता पोर्ट के अंडर में ही ये इसके वर्कलोड को कम करने के लिए बनाया गया है। इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर इन द कोलकाता पोर्ट। तो यहाँ तक आप मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे चैप्टर को और जो इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स है वो लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो फर्दर जो कंसेप्ट्स रह गए हैं वो मैं आपको सेंड करती हूँ। थैंक यू।